नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों आज सभी लोगों के डिमांड पर आज आप सभी लोगों का यूपीएसआई यानी यूपी सब इंस्पेक्टर का जो अभी फॉर्म भरा गया है उसका आज से प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा। ठीक है, यह आप देख पा रहे होंगे प्लेटफार्म का आपका रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 1 है, जिसमें आपको टोटल सेट आपका 21 सेट प्रोवाइड किया गया है। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिए इसमें क्या क्या दिया गया है। पहले तो आपका नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएससी एवं अग्निशामक द्वितीय अधिकारी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड आपका यहाँ पे है। जो मैं आपका सेट कराने वाला हूँ वो मैं आपका जीके का सेट कराऊंगा, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक विषय में 40 प्रश्न दिया गया है। तो मैं आपका मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपको मैं बता दूं कि इस बुक में आपको जितना आपका हिंदी, मूल संविधान, उसके बाद मैथ जो दिया गया है प्लस आपका रीजनिंग दिया गया है, तो चारों सब्जेक्ट आसमा आपका इसमें इंक्लूड कर दिया गया है पूरा बेहतर तरीके से। अगर आप इस सेट को लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो रिवीजन है प्लस अब जो आपका स्कोर है वो बेहतर हो पाएगा। तो मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप दुकान से खरीदते हैं तो आपको 150 रुपये देना पड़ेगा, या फिर अगर आपके दुकान से नहीं मिल पाता है तो ऑनलाइन जब आप ऑर्डर करेंगे फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह से, तो आपको यहाँ पे 200 करीबन लग जाएगा। तो जैसा कि मेरी तरफ नहीं मिल पा रहा था तो मैंने ऑनलाइन इसको ऑर्डर किया था, तो करीबन 200 रुपया लगा था। ठीक है, तो आप पूरा बुक को ही डाउनलोड कर लीजिए। देखिए मैं पूरा बुक को स्कैन कर लिया हूँ, पूरा एकदम अच्छे तरीके से सभी चीज़ें आपको यहाँ पे पूरा दिखाई देगा और इसका डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है प्लस आपका इसमें डिटेल भी दिया गया है। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। क्या है प्रश्न, इसको देखते हैं। चलिए देखेंगे सबसे पहले आपका सेकंड पेपर, यानी सेकंड पेपर आपका इसमें देखा जाए तो आपका जीएस का है, जिसमें आपका मूल विधि बताएंगे, संविधान और सामान्य ज्ञान, यानी तीनों से रिलेटेड आपका यहाँ पे जीके जीएस पूछा जाएगा। इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे पूरा बेहतर तरीके से। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न यानी 41 नंबर से कहता है किस स्थिति में विवाहित को भरण पोषण का आदेश न दिया या रद्द किया जा सकता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी यदि वह दास्ता की दशा में जा रही हो, यानी दस्ता की दशा में रह रही हो। और बी कहता है कि यदि पर्याप्त कारण के बिना साथ रहने से इनकार करे। सी कहता है कि जब पारस्परिक यानी पारस्परिक संपत्ति से अलग रही हो। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अब इसके बारे में समझते हैं। धारा 125(5) के अनुसार मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है दास्ता की दशा में रह रही है या पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, अथवा ये पारस्परिक संपत्ति से पृथक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कहता है कि भारतीय दंड संहिता कब अस्तित्व में आई थी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 अक्टूबर 1860 में भारतीय दंड संहिता जो है अस्तित्व में आया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि भारतीय दंड संहिता 1800, याद रखिएगा 1860 में प्रथम विधि आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे तो लॉर्ड मैकाले थे, इसी की देन थी। ठीक है, इसे महाराज्यपाल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को मिली थी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, यानी अगला प्रश्न कहता है कि एक भूधारक यह जानते हुए कि उसकी भू संपदा की सीमाओं के अंदर हत्या की गई है, उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर, ठीक है, जानबूझ करके यह मिथ्या इत्तिला देता है कि यह मृत्यु सांप के काटने के परिणाम स्वरूप दुर्घटना से हुई है, उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी धारा 177 के अधीन मिथ्या सूचना देने के। इस प्रकार से आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कहता है मंडुआ डी स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो देखिए इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है तो बनारस कर दिया गया है। आप याद रखिएगा, करंट अफेयर से आपका ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, कहता है भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शेखर सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी के सीवान करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, वैसे तो सभी को याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेग बार्कले हो जाएगा। याद रखिएगा बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं 50 नंबर पे, कहता है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी। देखिए इन्होंने वर्ष 1980 में, याद रखिएगा 1980 में बाल श्रम से बच्चों को बचाने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। दूसरा पॉइंट है कि इस संस्था द्वारा 1997 में राजस्थान में बाल आश्रम की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का गठन किस वर्ष किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1954 में। देखिए फिल्मों के माध्यम से भारत में बसे विभिन्न सांस्कृतिकों को जानने एवं एकता बनाए रखने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का गठन कब किया गया था? तो 10 अक्टूबर 1954 में ये किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाराणसी। देखिए अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से तो आपका वाराणसी हो जाएगा, उसके बाद आपका वाराणसी के बाद आपका गाजीपुर, गाजीपुर के बाद आपका जौनपुर, जौनपुर के बाद आपका चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा इलाहाबाद, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, कहता है इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्यानचंद्र। देखिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र भारतीय हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान रह चुके हैं। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। इन्हें 1900 देखिए अब इसके बारे में समझिएगा कि इन्हें 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान यानी पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। कब? तो 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो कृत्रिम उपग्रह पूछा गया है तो आंसर आप डी मारिएगा, स्पुतनिक 1 हो जाएगा आंसर। 54 का डी उत्तर हो जाएगा। देखिए स्पुतनिक 1 वर्ष 1957 में रूस द्वारा प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था जिसने पहली बार पृथ्वी की परिक्रमा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। देखिए अमेरिका का रेलवे नेटवर्क जो है ये आप सभी लोग याद रखिएगा 2,50,000 किलोमीटर तक आप यहाँ फैला हुआ है अमेरिका का, ठीक है। बात करेंगे चीन का रेलवे नेटवर्क तो ये आपका 1,24,000 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किससे यानी किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन तो सभी को पता ही होगा, सभी लोगों ने आंसर भी कर दिया होगा अब तक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विनोबा भावे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने 18 अप्रैल याद रखिएगा 18 अप्रैल 1951 में प्रारंभ किया था। विनोबा भावे को पहला भूदान यानी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पंचमपल्ली ग्राम में मिला था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आलू है क्या? आलू पुष्प है, जड़ है, तना है, पत्ती है? तो इस प्रकार से प्रश्न आपका पूछा जाता है तो आंसर सी करिएगा तना। देखिए इसका आप सभी लोग याद रखिएगा कि आलू एक प्रकार से आपका तना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार से संबंधित है। देखिए, मधुबनी शब्द में निहित मधुबन का अर्थ होता है शहद का वन। ठीक है, यह कला राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 1966-67 के बीच में। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। देखिए, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा कौन से यानी किस पर प्रभाव पड़ा था? तो गेहूं उत्पादन पर पड़ा था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो सबसे ऊपरी सतह देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, एक्सोस्फीयर हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, आयनोस्फीयर परत से टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, R⁴/2 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका उत्तर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? रावी नदी का, तो देखिए रावी नदी का प्राचीन नाम देखा जाए तो सी हो जाएगा, पारूसड़ी। करेक्ट आंसर यहाँ पे 62 का हो जाएगा। 1974 ईस्वी में JP आंदोलन का संबंध किससे था? तो संपूर्ण क्रांति से था। संपूर्ण क्रांति को क्या कहा जाता था? तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मैंने इसका बोल दिया। तो अब आते हैं 63 देख लेते हैं कि संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो इस प्रकार से देखा जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 63 का आंसर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 64 पे, कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो तांबा का सबसे अधिक भंडार पूछा गया है। तो आंसर आप डी करिएगा, राजस्थान। देखिए, तांबे के सर्वाधिक भंडार वाले 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा झारखंड हो जाएंगे। तो तीनों को आप याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा। इस प्रकार से देखा जाए तो 65 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। भुगतान संतुलन के तहत 3 तरह के खाते होते हैं, जिसमें चालू खाते के तहत निम्न मदे होते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में देखा जाए तो भारी पानी हो जाएगा, यानी 66 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। भारत में थोरियम एवं प्लूटोनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। बात करेंगे कि विखंडन अभिक्रिया उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी लॉफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड गैस को अल्प मात्रा में सूंघने पर हंसी उत्पन्न होती है, यानी अगर आप इसको सूंघ लेते हैं तो बेफिजूल का मतलब हंसी आपको आने लगती है, कंट्रोल नहीं होता है। इसी को हास्य गैस कहा जाता है, यानी लॉफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित रखता है या फिर संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खदान अथवा किसी अन्य परिसंकटम स्थान में 14 वर्ष से कम आयु के बालक को काम करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों का संरक्षक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका को। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक और संविधान का अभिभावक माना जाता है। मौलिक अधिकार को लेकर के उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं 70, कहता है वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। आप इनको याद रखिएगा कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 71, कहता है भारत का राष्ट्रीय आय कौन
अनुमानित करता है? भारत का राष्ट्रीय आय पूछा गया है तो आंसर बी करिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देखिए CSO का पूरा नाम है सेंट्रल सर्टिफिकेशन यानी स्टैटिस्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये 1955 में CSO प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय की गणना करता है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। और यहाँ से ये प्रश्न आपका पूछा जाता है कि CSO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। इसका स्थापना हुआ था कब, तो 1951 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोबाल्ट 60 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 72 का आंसर गलत दिया है, यहाँ पे सोडियम 24 हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका बी हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। 72 का आंसर देखिए राइट आंसर का फास्फोरस 32 हो जाएगा, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम करेक्ट करेंगे, आंसर आपका सी हो जाएगा, फास्फोरस 32। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि देखिए रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया बीमारी की जो रोकथाम के लिए फास्फोरस 32 यानी रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं कोबाल्ट 60 के बारे में बताऊंगा तो सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। ये कोबाल्ट जो 60 है ये कैंसर से संबंधित है। और बात करेंगे सोडियम 24, तो ये आपका रक्त व्यक्तिक्रम से संबंधित है। बात करेंगे आयोडीन 131, तो ये थायराइड से संबंधित है। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन को मैं क्लियर कर दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं 73, कहता है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, तो सभी को पता है आंसर आपका ए हो जाएगा रोम यानी ROM। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। अगर बात करें हम यहाँ पे CPU के बारे में, तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जो ब्रेन यही है, मेरा मतलब देखा जाए तो सेम मेन इसी में काम आपका हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए रोम का यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी कभी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा यानी शहडोल जिले में अमरकंटक, यानी बी आपका यहाँ पे 74 का हो जाएगा। देखिए यह नदी उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र जिले में बहती है हुई बिहार राज्य में पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 75 पे, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी। सभी को पता होगा जो प्रथम बैठक हुआ था ये बॉम्बे में किया गया था, आंसर आपका डी हो जाएगा। A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक माने जाते हैं। इसका प्रथम अधिवेशन व्योम चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे स्थित यानी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। तो यहाँ से इतना प्रश्न आपको मतलब देखा जाए तो मिलता है, यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ से ये प्रश्न आपका पूछता है कि 18 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्धतम सोना कितने प्रतिशत का है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75%। आप सभी लोग याद रखिएगा 75 यानी 100 गुणे 18/24 कर लेंगे तो आपका काट पीट के 75% आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77, कहता है लेड पेंसिल में होता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट कायांतरिक शैलों में मिलने वाली कार्बनिक संरचना में प्राप्त होती है। इसे काला शीशा या फिर प्लम्बो भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसको आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय कितना लगता है, तो इसका लगभग समय देखा जाए तो 8 मिनट से ऊपर लग जाता है। आंसर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 79 कहता है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना को क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार से इन सभी नीतियों को कहा जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा यानी वैश्विक नीति, निजीकरण नीति, उदारीकरण नीति। आप इसको याद रखिएगा। अगला और आखिरी प्रश्न कहता है कैप्सूल का जो आवरण बना होता है, जो बाहरी परत बना होता है, जैसे ये कैप्सूल है तो इसके जो बाहरी परत बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा स्टार्च का बना होता है। बी उत्तर हो जाएगा। देखिए स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है। कार्क
अगर पूछा जाए कार्क, तो कार्क सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से बना होता है। ठीक है, तो साथियों आप सभी लोगों का यहाँ पे 40 क्वेश्चन समाप्त हो गया है आपका यूपीएसआई का। अब आप बताइएगा कि यूपीएसआई 40 प्रश्न में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी कर पाएँ, ताकि उन लोग का भी थोड़ा बहुत जीके जीएस क्लियर हो पाए। ठीक है, अगर आपको क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिल पाता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप जब ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको जो वीडियो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।